बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स एंड कूलम्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो आज इसको हम लोग देखेंगे और यूं कह लो कि इस चैप्टर की शुरुआत आज के क्लास से ही हुई। मतलब वो जो आपने पहले चार्ज की प्रॉपर्टी, इन चीजों को जो आपने देखा वो इसका इंट्रोडक्शन था, लेकिन जो बात आती है जब हमारा कैलकुलेशन का रियल चैप्टर का, तो वो यहां से शुरू होता है। ठीक है, तो आज हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करने के लिए इस लॉ को दिया गया, क्या किया गया, नहीं किया गया, ये सब देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। उससे भी पहले मैं तुम्हें आज थोड़ा बताता हूं पटना के बारे में। आज सुबह मजा आ गया, इतनी अच्छी बारिश हुई है। मतलब सोच लो कि ये बारिश हम लोगों को जुलाई में और या अगस्त में दिखता था, सो ये मई में हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है बच्चों? तो ये लॉकडाउन की वजह से होने वाले फायदे के फॉर्म में इसको तुम काउंट कर सकते हो, क्योंकि नो पॉल्यूशन, कहीं पॉल्यूशन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं चल रही है। तो देखो अर्थ अपने आप को कैसे हील कर रही है। तो इसलिए मैं बोलता हूं, कभी भी नेचर के साथ जो हम लोग खिलवाड़ कर रहे थे ना, तो नेचर ने एक तरीके से ये रिवेंज लिया, बदला लिया हम लोग से कि भाई लोग घर में बैठ जाओ, क्योंकि तुम लोग मान नहीं रहे हो कि ये कैसे पॉल्यूशन फैल रहा है। तो अब जबरदस्ती देखो हम लोगों को बिठा दिया गया और नेचर मस्त अपना बारिश हवा चल रही है। तो ये है भाई, लेकिन ठीक है, होना जो हुआ सो अच्छा हुआ। देखो हम लोग तो जानते ही है ना, गीता में हर जगह पढ़ते हैं जो हुआ सो अच्छा हुआ। फिलहाल तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, तुम भी यही सोच के चलो, चिंता नहीं करना। मैं रोज आके एक बार तो ये आपको याद दिलाता हूँ कि कभी सिर्फ अपने हेल्थ के बारे में केयरफुल रहना है, और हेल्थ के बारे में भी डरना नहीं है कि कोरोना, इसमें इतनी डरने वाली भी बात नहीं है। ठीक है भाई, हम लोग इम्यूनिटी अपना स्ट्रांग रखना है, खाओ पियो अच्छे से। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि ये इतना भी हेवॉक क्रिएट नहीं करना है कि कोरोना हो गया। अब तो ये ऐसा भी डरने की भी बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी है अभी फिलहाल, जब तक सरकार बोल रही है। उसके बाद तो फिर पढ़ाई लिखाई है ही, फिर अच्छे दिन जो है हम लोग जिस तरीके से क्लास होती थी वैसे होगी, है ना। तो चलते हैं, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, अब तक उसको कैलकुलेट करने वाला जो लॉ है जिसका नाम है कूलम्स लॉ, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये नेचर में पाया जाने वाला, यानी इस यूनिवर्स में जो 4 बेसिक फोर्सेस होते हैं, जो तुमको मैंने पहले बताया न्यूटन्स लॉ पढ़ाते समय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आ गया। वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, जिसको स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसके बारे में अगर स्टेटमेंट पहला लिखना होगा तो यहां हम लोग लिख सकते हैं वन ऑफ द बेसिक, ये बेसिक फोर्स का एग्जाम्पल है। दूसरा, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। अब तुम चौंकना मत दोस्त कि ये कंजर्वेटिव क्या है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे ऑफलाइन क्लास में। जब मैं ऑफलाइन क्लास लिया था आपका वर्क पावर एनर्जी का, तब पढ़ाया था आपको कंजर्वेटिव फोर्स का। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। थोड़ा मैं याद दिला दूं आपको, क्योंकि इसकी जरूरत है हमें। तो कंजर्वेटिव इन नेचर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा किया गया कार्य पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मीन्स द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। एक तो ये बात हो गई।
दूसरी बात ये हो गई कि याद करो राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होता है, एक राउंड ट्रिप में वर्क डन वो होता है 0। तो सीधी सी बात है, मैंने पहले लिखवा रखा है, तो वहां आप नोट्स पे जाके देख लोगे। तो आप ये समझो कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वर्क डन हुआ वो, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है I एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। अब इस रास्ते से ऐसे जाओ या स्ट्रेट लाइन में जाओ या ऐसे जाओ, तुम कैसे भी डिस्प्लेस करो, वर्क डन तीनों ही केस में जो इलेक्ट्रिक फोर्स का आएगा वो क्या आएगा, सेम। मीन्स W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3। दैट्स वाई हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स को हम लोग बोल रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों इसको कंजर्वेटिव इसलिए बोले क्योंकि इसका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तीनों रास्तों में जो किया गया वर्क डन है वो क्या है, सेम। तो ये आप याद रखोगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कि ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। दूसरी बात जो बहुत हल्का है, आपको पता है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही नेचर में होता है। आपको पता है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट। तो मतलब ये जो है आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर में है। इट कैन बी अट्रैक्टिव और repulsive in nature। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। ये वर्क डन वाली बात याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को, खासकर पोटेंशियल वगैरह डील करते समय। ये कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। आप कहोगे ये क्या हुआ सर लॉन्ग रेंज फोर्स? ये लॉन्ग रेंज का मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो इनसाइड द न्यूक्लियस सिर्फ लगता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर का डिस्टेंस तुम तो समझ ही सकते हो, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है फर्मी में, बहुत छोटा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो उतना छोटा। लेकिन ये फोर्स जो है ये दूर दूर रखे हुए चार्ज के बीच भी लग सकता है, किलोमीटर्स में भी रखोगे तो भी ये लग सकता है, बशर्ते चार्ज का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो लॉन्ग रेंज का मतलब, तुमसे कोई पूछे यार ये लॉन्ग रेंज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स लॉन्ग रेंज है, इसका क्या मतलब हुआ? तो आपका सीधा कहना भाई कि देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज है, इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि ये सेंटीमीटर वाले डिस्टेंस के ऊपर भी लग सकता है, मीटर में भी लग सकता है, किलोमीटर में भी लग सकता है। समझ गए ना? दैट्स व्हाई दिस इज लॉन्ग रेंज इन नेचर। तो लॉन्ग रेंज हो गया, कंजर्वेटिव हो गया, बेसिक तो है ही, अट्रैक्टिव रिपल्सिव है ही। तो अभी ये 4 और हो गए और मैं लिखाता हूं, तो एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है? फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। अब कहोगे ये क्या मतलब हुआ? बहुत लोग ये सब पॉइंट डिस्कस नहीं करते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझो। इलेक्ट्रिक फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर, इसका क्या मतलब हुआ? बताते हैं क्या मतलब। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि मान लो एक चार्ज है आपका +Q1 और दूसरा चार्ज है +Q2, ठीक है? अब ये दोनों चार्ज यहां पे इस तरीके से है, तो जब ये दोनों चार्ज यहां पे हैं तो प्लस प्लस है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल किस डायरेक्शन में करेंगे, ये कैसे हम लोग समझेंगे? तो कुछ नहीं करने का, सेंट्रल का क्या मतलब होता है इसको देखो। इन दोनों पॉइंट को एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन करो और जो रिपल्शन होगा दैट मस्ट बी अलोंग दिस लाइन। माने कि इसने इसको इधर रिपेल कर देना है इलेक्ट्रिक फोर्स से,
और इसने इसको इधर रिपेल कर दिया इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सेंट्रल का मतलब हो गया कि दोनों पॉइंट को सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाले के अलोंग ही फोर्स लगेगा। अगर तुम ऐसे दिखा देते, इसको लिखना मत, मैं मिटा दूंगा फिर इसको। अगर तुम इसको ऐसे दिखा देते कि इसने इसको इधर रिपेल कर दिया, इसने इसको इधर रिपेल कर दिया, ये रॉन्ग हो जाता, ये गलत है, ऐसे नहीं होता। जब भी रिपल्शन या अट्रैक्शन करना है तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग होना चाहिए, ना कि अलग अलग होना चाहिए। मान लो ये पॉइंट चार्ज की जगह अगर ये स्फेरिकल फॉर्म में किसी बॉडी पे होता है, जैसे मान लो एक स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज एंड ये एक दूसरा स्फीयर है, इसके ऊपर ये आपका नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों और ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों भी अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, तो कैसे कैसे अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा, तो देखो वेरी सिंपल। आपको क्या करना है दोस्तों, आप इन दोनों के सेंटर को एक लाइन से ज्वाइन करो, दोनों के सेंटर को। अब इधर देखो प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू। अब इन दोनों को सेंटर टू सेंटर हमने क्या कर दिया, ज्वाइन। तो ये स्फीयर है और दोनों के सेंटर को ज्वाइन किया। अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इस लाइन के अलोंग ही अट्रैक्ट करेगा, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये भी इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, वो भी लाइन के अलोंग। तो सेंट्रल का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी exerted along the line joining the two centers, यानी सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग लगता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल। ओके, तो उसको मैं लिख देता हूं। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स, आपका नोट भी बन जाएगा। नोट के लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, बस जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखवाता रहता हूँ आप सब कुछ, चाहे आपका नोट का हो या फिर न्यूमेरिकल कंपटीशन के लिए नीट हो, जेईई एडवांस हो, मेंस हो, हर चीज़ बस आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को बार बार देखना है। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी exerted along the line joining the centers of two charges। है ना बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फोर्स के सेंट्रल होने का मतलब यही है। तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर अगला पॉइंट हम बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है बच्चों? तो आप इसको लिख लो, आगे देखो। लिख लिया होगा आपने? ओके बच्चों, बिठा दूं मैं? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, उस पर तो काम करना होगा, देखते हैं, और आप कंसंट्रेशन रखिएगा तो हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में मैंने चर्चा न्यूटन्स लॉ में की थी और उसको मैं फिर रिपीट कर दूंगा अभी यहाँ भी, लेकिन आप इसको वहां से थोड़ा समझ सकते हो। तो देखो क्या है वो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा समझने का ट्राई करना कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों,
पहली बात तो ये समझो कि मान लो एक चार्ज है प्लस Q1 एंड दूसरा चार्ज है प्लस Q2। तो क्या ऐसा हमेशा होता रहेगा कि सिर्फ दो ही चार्ज होंगे? क्या यही होता रहेगा? तो इसका जवाब है नो। हमेशा Q1 और Q2 ही रहेगा ये नहीं। हो सकता है यहाँ पे 3 चार्ज हो सकते हैं, हो सकता है मल्टीपल चार्जेस हो सकते हैं, 3 4 5 6 10 20 कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि जब सोच के देखो कि मान लो पहले Q1 और Q2 था, तो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया F, है ना बच्चों? तो मान लो इसको हमने लिख लिया यहां पे F21। व्हाट इज F21? तो F21 को मैं ऐसे लिख देता हूं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। ठीक है बच्चों? अगर मान लो Q1 के मौजूदगी में ही वहां कौन आ जाए? Q3। अब सवाल यह है कि Q1 की मौजूदगी में अगर Q3 आ गया तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि Q3 भी फोर्स लगाएगा। तो ठीक है, Q3 तो Q2 पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन तुम ये सोचोगे कि क्या Q3 के आने से Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स जो है उसमें क्या कोई चेंज आएगा? तो जवाब है नो। लेट अस अज्यूम इफ F21 आपका 10 न्यूटन था जब ये Q3 नहीं था, तो Q3 के आ जाने से आप ये सोच रहे हो कि अगर 10 न्यूटन नहीं कुछ और लगेगा, गलत, वो 10 न्यूटन ही लगेगा। ये रहे या ना रहे, इससे Q1 जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 जो Q2 पे लगा रहा है उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। ये अलग बात है कि Q3 जब आएगा तो Q3 भी अपने हिसाब से रिपेल करेगा और ये एक दूसरा फोर्स लगाएगा जिसका वैल्यू होगा F23, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब Q1 अकेला था Q2 के साथ, तो Q1 ने Q2 पे लगाया F21, और जब Q3 आ गया तो Q3 एक नया फोर्स लगाया, दैट इज F23। लेकिन जो Q1 पहले से फोर्स लगा रहा था वो अभी भी उतना ही लग रहा है। तो इसका मतलब है कि Q1 क्या करेगा ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि Q3 वहां पे है या नहीं है। तो ये जो होता है दोस्तों, कि इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्स जो इस पे लग रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, और ये जो स्वतंत्रता है इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। और अगर कोई कहेगा कि यार Q2 पे नेट फोर्स कितना होगा, फिर तो तुम वेक्टर लगा दो। अगर Q2 पे ये दो फोर्स इन दोनों चार्ज की वजह से लग रहा है तो नेट फोर्स के लिए इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल देखेंगे और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो वेक्टर में सीखे हैं वहां से हम क्या कर देंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे। पहले मैं लिख देता हूं, F23 को हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। और अगर नेट फोर्स की बात आएगी, नेट फोर्स ऑन 2 की बात आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, F21 और F23 को वेक्टर तरीके से, ध्यान से सुनो, अलजेब्रिक नहीं, फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर तरीके से इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट निकाल देंगे। समझ गए बच्चों? तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो ये कहता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज के मौजूदगी या गैर मौजूदगी, मतलब प्रेजेंस या एब्सेंस से अनअफेक्टेड रहता है। यानी हर चार्ज को अपना अपना फोर्स लगाने का अधिकार है, वो दूसरे के रहने या ना रहने पे डिपेंड नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलो करता है। इसको लिखने का ऐसे मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, क्या यहां पे, इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस will not depend on presence or absence of other charges। अब देखो थोड़ा छोटा छोटा हो गया, लेकिन आप सुन के भी लिख सकते हो। मैं फिर से बोल देता हूं, इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस will not depend on
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करके इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और है यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं कि दो बॉडी के ऊपर इस बात की क्या गारंटी होगी कि दोनों पे चार्ज होगा जब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे या जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस पे जरा सोचते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। द इलेक्ट्रिक repulsion between two bodies is confirmed test for presence of charge on two bodies। तो बात यह है कि इलेक्ट्रिक रिपल्शन जब होगा दो बॉडी के बीच में तो हम बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी पे कोई ना कोई चार्ज होगा। अगर मान लो कहीं इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन हो रहा है तो हो सकता है दोनों बॉडी पे चार्ज हो भी और हो सकता है दोनों में किसी एक के पास चार्ज ना भी हो। यानी ध्यान से सुनो मेरी बात, अट्रैक्शन जो है वो होने के लिए दोनों पे चार्ज होना मैंडेटरी यानी नेसेसरी यानी जरूरी नहीं है। मान लो अगर चार्ज है तब तो अच्छी बात है, जैसे मान लो प्लस माइनस तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस पे केवल प्लस हो और इस पे कुछ ना हो तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। इस पे माइनस हो इस पे कुछ ना हो तब भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो अट्रैक्शन होने का मतलब तो एक ये हो गया ना कि दोनों पे अपोजिट चार्ज हो भी सकता है और दोनों में किसी एक पे चार्ज नहीं भी हो सकता है। लेकिन रिपल्शन के लिए ये गारंटी है कि दोनों पे या तो प्लस प्लस होगा या तो दोनों पे माइनस माइनस होगा। तो रिपल्शन तभी होगा जब दोनों के ऊपर चार्ज होगा, जबकि अट्रैक्शन बिना चार्ज के भी दोनों के लिए किसी एक पे चार्ज होना चाहिए लेकिन दोनों का चार्ज होने का जरूरत नहीं है। कहोगे कैसे? तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बच्चों याद करो पिछले लेक्चर में हमने एक प्रोसेस पढ़ा था इंडक्शन। याद करो इंडक्शन में हमने क्या किया था, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहां पे रखा था। अब देखो ये रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज है और इसके सामने हमने रख दिया था एक मेटल बॉल कंडक्टिंग इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो रॉड है पॉजिटिवली चार्ज रॉड इन ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि हम लोग इंडक्शन में जान चुके। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। याद करो बच्चों, इधर हो गया प्लस प्लस, इसी को इंडक्शन बोलते थे। इधर प्लस भागता नहीं था, ये वो प्लस है जिनके इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर आ गए। अब इस रॉड को देखो, अब ये रॉड जो है इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये रॉड इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा F डैश से। लेकिन नेगेटिव चार्ज इसके नजदीक है, क्लोज है, तो निश्चित तौर पे F जो है ग्रेटर होगा F डैश से। ध्यान से देखो बच्चों, ऐसे तो इस बॉडी पे नेट चार्ज 0 है लेकिन इसका नेगेटिव वाला पोर्शन इस रॉड के करीब है, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा, तो नेट तो अट्रैक्शन ही हो गया। तो यहां तो मैंने तुमको साबित कर दिया कि इस बॉडी पे नेट चार्ज है और इस पे नेट चार्ज नहीं भी है तो भी ये अट्रैक्ट हो गया। तो यानी अट्रैक्शन जो है वो होने के लिए दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज होने का जरूरत नहीं है। एक बॉडी चार्ज हो भी सकता है और दूसरा चार्ज ना भी हो, लेकिन यहाँ पे देख रहे तब भी अट्रैक्शन है।
लेकिन रिपल्सन इन दोनों के बीच तभी होता जब दोनों पे ही चार्ज होता। तो हम कह सकते हैं यहां पे इन केस ऑफ इंडक्शन देयर विल बी attraction between charged body जो कि रॉड है, चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी जो कि आपका ये स्फीयर है। इसलिए बच्चों यहां पे हमने क्या लिख दिया कि इलेक्ट्रिक रिपल्सन ही है जो कि कंफर्म टेस्ट है, कंफर्म टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन टू बॉडीज। इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन तो ऐसा वहां भी हो सकता है जहां एक बॉडी चार्ज हो और दूसरा अनचार्ज हो, और इसका एग्जांपल कोई पूछे तो ये बोल देना इंडक्शन। ओके बच्चों, ठीक है, तो पॉज करके इसको राइट डाउन। तो बच्चों अब हम लोग के सामने है कूलम्स लॉ। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की इतनी जानकारी लेने के बाद अब हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर इस फोर्स को मेजर कैसे करेंगे, मापेंगे कैसे, इसके मैग्नीट्यूड को। इसका डायरेक्शन तो आसान है, मैग्नीट्यूड को कैसे मापेंगे। तो इसके लिए कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फंडामेंटल लॉ दिया। जैसे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ठीक उस तरीके से कूलम ने कूलम्स लॉ दिया इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करने के लिए। अब सबसे पहली बात, ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ है जो हमारे फिजिक्स में है, जिसको एक्सपेरिमेंटली कूलम ने लैब में दिखाया। अब ये क्या कहता है, तो क्या कहता है नहीं कहता उससे पहले इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं। तो उन कंडीशंस को हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या क्या है। कूलम का सबसे पहला कंडीशन है कि इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्ज के लिए सिर्फ वैलिड है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज, तो पहले मैं क्लियर कर दूं। अगर मान लो पॉइंट चार्ज, पहले क्या होता है पॉइंट चार्ज? अगर मान लो किसी बॉडी का जैसे मास होता है, एक ही पॉइंट पे सारा मास हो, ठीक उस तरीके से अगर एक पॉइंट पे ही सारा चार्ज हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। और यदि ये चार्ज किसी स्फीयर के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे देखो ये हो गया, अब इसको पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे, ये रॉड हो गया। तो यहां तुम देख सकते हो कि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है। तो ये प्लस क्यू चार्ज जो है यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट पे है, जो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो कूलम्स लॉ जो है इसके बारे में पहला तो यही हो गया, इट इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। ओके, तो कहोगे कि सर पॉइंट चार्ज का मेजरमेंट तो कूलम लॉ से हो जाएगा, लेकिन बाकी ये स्फेरिकल या रॉड शेप्ड कोई बॉडी होगा, उसके केस में कैलकुलेशन कैसे होगा? उसका भी इलाज है, उसके लिए हमारे पास कैलकुलस है। आप याद करो कैलकुलस में जो हम लोग छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लेते थे सेंटर ऑफ मास वगैरह कैलकुलेट करते समय, ठीक वैसे ही इस रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, और वो जो हर एक छोटा छोटा टुकड़ा होगा वो एक पॉइंट की तरह काम करेगा। अब हर एक पॉइंट के लिए हम लोग चाहें तो कूलम्स लॉ लगा के अब फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जो मैं आपके सामने करूंगा भी। फिर से सुनो, कूलम लॉ वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पे भी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस के हिसाब से छोटे छोटे चार्ज में इसको डिवाइड करके और फिर छोटा छोटा फोर्स कैलकुलेट करके अब प्रॉपर तरीके से लिमिट लेके इंटीग्रेट कर लेंगे।
है ना बच्चों। तो कहने का मतलब घबराने का नहीं कि ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, डिस्ट्रीब्यूटेड में हम लोग क्या करेंगे। एक बात और सोचो, कभी कभी ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, ये आपका पॉइंट चार्ज का भी काम कर सकता है। अगर इस स्फीयर को नजदीक से देखेंगे तब तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। अब इसी स्फीयर को 1 किलोमीटर दूर जाके रख दो, 1 किलोमीटर दूर, तो यहां से देखोगे तो ये स्फीयर तुमको एक पॉइंट के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए पॉइंट की तरह भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो एक तो पॉइंट चार्ज की तरह होगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड, नजदीक में डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन बहुत दूर जाने पे इनफाइनाइट डिस्टेंस मान के चलते हैं, वहां जाके ये पॉइंट के जैसा भी, समझ गए बच्चों। तो ये पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से रिलेटेड मैंने कुछ बोला, इस पे मैं अभी आगे और भी बात करूंगा, लेकिन मैंने फिलहाल अभी आपको समझाया कि ये पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का मतलब क्या है। सॉरी। तो चलो, तो कूलम्स लॉ में पहले ये दिमाग में रखते हैं। कूलम लॉ और क्या कहता है? कूलम लॉ को यूज करते समय हम एक बारी में सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, यानी कूलम लॉ 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का। तो कूलम लॉ जो है वो एक बार में सिर्फ 2 पॉइंट के चार्ज के बीच के फोर्स को कैलकुलेट करता है। तो तुमको सर अगर मल्टीपल पॉइंट्स रहेगा तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, बारी बारी से सबका कैलकुलेट करेंगे और वेक्टर तरीके से सम निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो पहले देखो कूलम ने क्या किया। एक मान लो उन्होंने चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, दूसरा चार्ज लिया प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r। मान Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रल है, तो मान लो प्लस Q1 ने इसको रिपेल किया इधर फोर्स F से, इसने भी इसको रिपेल किया F से। फिर आप कहोगे दोनों का चार्ज अलग अलग है लेकिन दोनों पे फोर्स आपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम दिखाया है। तो भाई ऐसा है कि न्यूटन थर्ड लॉ तुम लोग भूले नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है अगर ये इसके ऊपर एक्शन करेगा तो ये इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, और तुम्हें पता है एक्शन और रिएक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम, और डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। तो एक बात याद रखना कि अगर एक पेयर ऑफ चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही अलग अलग है लेकिन दोनों पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों वो क्या रहेगा? सेम। इस बात को आप याद रखना। तो कूलम ने क्या किया कि 2 पॉइंट चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा, फिर उन्होंने देखा कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब देखो जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन की बात करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि दोनों प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, अगर एक प्लस एक माइनस होता तो अट्रैक्ट करता, दोनों माइनस माइनस होता तो रिपेल ही होता। तो हम लोग बात करेंगे फिलहाल मैग्नीट्यूड की। तो कूलम के मुताबिक ये जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। अब इन दोनों को मैंने मॉड में इसलिए डाल दिया बच्चों क्योंकि मेरे को फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो चार्ज तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमेशा प्लस होता है। तो हम यहाँ पे जब फॉर्मूला बना रहे हैं तो चार्ज के सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे, उसके साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। चार्ज का साइन कंसीडर किया जाएगा डायरेक्शन के लिए। और फिलहाल बात किसके बारे में हो रही है? मैग्नीट्यूड के बारे में। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये नंबर 1 फाइंडिंग थी उनकी। नंबर 2 फाइंडिंग जो उनकी थी वो क्या थी? वो देखो, उन्होंने देखा कि जो फोर्स जो है इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो r है तो इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दिस इज फाइंडिंग नंबर 2। ये उन्होंने यहाँ पे देखा, और बाकी चीजों भी बाद में आएगी जो कांस्टेंट्स के साथ आएगा, मीडियम जिसका जिक्र मैं विस्तार से डिटेल में करूंगा। लेकिन फिलहाल ये दो फैक्टर जो आपके सामने दिख रहा है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड किया, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर पे किया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप इसको कहीं लिख लेना अपना, ठीक है, ये इसको कहीं लिख लेना कहीं ब्रैकेट में, पॉइंट चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या है, ऐसे बाद में इसकी बात करूंगा। फिलहाल मैं इसको अभी आपको मिटा रहा हूं। तो अब देखो, अब इन दोनों लॉ को अगर कंबाइन करते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो गया मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, अब बार बार ये मॉड में नहीं लिखूंगा, मॉड हटा देते हैं, एरो भी हटा देते हैं। तो अब लेकिन आप मन में मान के चलना कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली फिलहाल। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट का यूज किया, वो कांस्टेंट था K। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई r²। ये थोड़ा बहुत आपका न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से रिजेंबल करता है। वहां भी G m1 m2 बाई r² है, इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, वो भी था, ये भी है। दोस्तों अभी ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है फोर्स का, और ये भी चार्जेस के मैग्नीट्यूड है। तो जब आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे, ध्यान से सुनो, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो चार्जेस को बिना साइन के रखना है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो आप इनको भी मैं लिख देता हूं विदाउट साइन, मतलब कोई प्लस माइनस नहीं, प्लस प्लस ही लिखना है, क्योंकि साइन से तो डायरेक्शन दिखाई होगा। अब रियल हमारा डिस्कशन कौन है भाई बच्चे, तो रियल प्रॉब्लम है के को लेके, बाकी ये सब तो सिंपल है। अब मैं के को लेके डिटेल डिस्कशन करता हूं, के क्या है। अब ये जो k जो एक कांस्टेंट का हमने यूज किया, दिस इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, सही शब्दों में बात की जाए तो ये अपने आप में एक कांस्टेंट नहीं है, ये दिस इज ग्रुप ऑफ कांस्टेंट्स। ये 2-3 कांस्टेंट का सॉल्यूशन है। अभी मैं बताऊंगा डिटेल में कि वो है क्या। फिलहाल इस k का नाम है कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। दूसरी बात, अभी k के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात, फिलहाल अभी इस बोर्ड पे जगह नहीं है, तो आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पे लिखता हूं। तो बच्चों यहां पे आप देखो लिखा हुआ है F K Q1 Q2 बाई r²। तो जो भी मैंने बात कर रहा था, तो अभी तो मैं बता रहा था K के बारे में। तो K के बारे में बताया था कि ये एक ग्रुप ऑफ कांस्टेंट है, इसका नाम कूलम्स कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट। दरअसल ये जो आपका है, इसका रियल जो फॉर्मूला है वो ये, अभी इसलिए आपको बोल रहा था अब देखो ये जो K है, दरअसल ये
आपका इन कांस्टेंट्स का एक सॉल्यूशन है, ये खुद में कांस्टेंट नहीं है, ये सारे कांस्टेंट्स का ये रिजल्ट। अब दो बार मैंने क्यों लिखा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक बार जैसे मान लो दो चार्ज रखा हुआ है Q1 और Q2। अब Q1 और Q2 के बीच क्या क्या हो सकता है? हो सकता है एयर हो सकता है वाटर हो सकता है कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है वैक्यूम हो। तो इन चार्ज के अलावे, इनके बीच के डिस्टेंस के अलावे एक फैक्टर और है जो यहां रोल प्ले करेगी, दैट इज मीडियम बिटवीन द चार्जेस। यानी इस फोर्स को अफेक्ट करने वाली ये भी एक चीज होगी, वो होगी मीडियम, जो आपको K में मिलेगा। कहोगे K में कहां मिलेगा? 1 में नहीं मिलेगा, 4 में नहीं मिलेगा, पाई में नहीं मिलेगा। ये जो सिंबल है उसमें मिलेगा। अब इस सिंबल का क्या नाम है? इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। और इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब ये डिपेंड करेगा कि बीच में क्या है। अगर बीच में वैक्यूम एयर या फ्री स्पेस है तब तो इसको हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। और यदि कोई और मीडियम होगा तो उसके लिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम। तो देखो एनी अदर मीडियम मतलब वाटर, कोई ऑयल, कुछ भी। तो इसके बारे में, किसी और मीडियम के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि आज टाइम हो गया है। तो मैं आज इसके बारे में बात कर दूं कि अगर वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर हुआ तो क्या हुआ। तो बच्चों अगर वैक्यूम, फ्री स्पेस यानी फॉर वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें, तो वैक्यूम और एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है दिस इज नोन। ये कितना वैल्यू होगा? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके। अब यूनिट क्या होगा बच्चों? तो यूनिट निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, आप यहां से भी लिख सकते हो। तो जैसे अब मैं K की जगह ये पूरा लिख देता हूं। ये फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? K Q1 Q2। अब K की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ध्यान सुनो, ये कुछ नई बात नहीं होगी। ये 1 इंटू दिस को ही हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? K लिख रहे हैं। तो K लिखो या नीचे में ये पूरा लिखो। अभी बात हम लोग आज एयर, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, किसी और मीडियम की बात अगले लेक्चर में होगी। तो बच्चों अब देखो यहां से, तो इसका यूनिट तुरंत हम लोग बना सकते हैं। F क्या है? फोर्स यानी न्यूटन। और इधर क्या हो गया? चार्ज। और ये भी क्या है? चार्ज, यानी कूलम इंटू कूलम। और ये क्या हो गया? मीटर। तो सीधी सी बात हो गई, कूलम स्क्वायर नीचे मीटर स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, उसको नीचे कर देते हैं। तो सीधा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर। तो बच्चों इसका यूनिट हो गया कूलम स्क्वायर। C लिख दिया मैंने कूलम के लिए। कूलम स्क्वायर हो गया। और क्या हो गया बच्चों? पर मीटर स्क्वायर न्यूटन। ओके। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसके लिए वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम में K का वैल्यू कितना होगा? तो K इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इसको सॉल्व करोगे, करने का जरूरत नहीं है, आप बस मैं लिख देता हूं, आप याद कर लो। तो K का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली देखो क्या निकल के आया। K का वैल्यू आया 9 इंटू 10⁻9। ओके। तो 9 इंटू 10⁻9। और यूनिट क्या होगा? तो देखो एप्सिलॉन के ठीक अपोजिट है। एप्सिलॉन क्या है? इसके नीचे में है और K इधर है, तो ठीक रेसिप्रोकल कर देंगे। तो K का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ध्यान दो, फिर से कंफ्यूज मत होना। पहले देखो, फिर से मैं एक बार रिवाइज करते हैं।
K क्या है? कूलम्स कांस्टेंट है। कूलम्स कांस्टेंट दरअसल में ढेर सारे कांस्टेंट का एक ग्रुप है। उसमें कौन कौन आता है? 1, 4, पाई, और यहाँ एक नया टर्म तुम्हारे सामने आया जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तब बोलेंगे जब दोनों चार्ज के बीच का मीडियम क्या होगा? वैक्यूम या एयर। कोई और मीडियम होगा तो सीधा एप्सिलॉन करेंगे। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, मतलब अगले वीडियो में। इसके बारे में आज बात कर लेते हैं। तो दोनों चार्ज के बीच का जो मीडियम अगर वैक्यूम हुआ तो एप्सिलॉन नॉट जो है, अच्छा इसी फॉर्मूला को जहां K है, K की जगह तुम लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब यही 1 अपॉन को हम लोग कर रहे हैं K। आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है ये क्या, अरे यही इसी का सॉल्यूशन क्या है K। और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू होता है दिस, जो आपको बोर्ड पे लिखा है, इसका यूनिट भी लिख दिया। और K का वैल्यू जो होगा 9 × 10⁻⁹। आइदर आप अगर एप्सिलॉन नॉट यूज करोगे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन ज्यादा आसान रहेगा ये यूज करना, तो इसमें सीधा K की जगह क्या प्लेस कर देना है? 9 × 10⁻⁹। लेकिन फिर याद रखना ये K का वैल्यू जो 9 × 10⁻⁹ जो लिखेंगे ये तभी लिख सकते हैं जब दोनों चार्ज के बीच का जो मीडियम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वैक्यूम या एयर। किसी और मीडियम के लिए मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये K का परिचय, यानी K जो है एक ऐसा क्वांटिटी हुआ जो मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि K बदल जाएगा यदि ये बदल जाएगा। ये कब बदलेगा? जब मीडियम बदलेगा। वैक्यूम रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट, कोई और मीडियम में तो फिर K का मान भी बदल जाएगा। तो ये नहीं कि आप ये जो K का वैल्यू समझ गए 9 × 10⁻⁹, ये आप हमेशा लगाते रहो। आप इसको तभी लगा सकते हो जब दोनों चार्जेस के बीच कौन सा मीडियम हो? वैक्यूम या फिर एयर या कोई फ्री स्पेस हो, कोई और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में इस पे हम लोग और बात करेंगे और अगले क्लास में इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके।